हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करेंगे दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में ऑलरेडी आप जानते ही हैं। ठीक है, जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है तो दिस इज द यूनिट वेक्टर हमारा जो होता है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उस वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर में हम किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है, उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो हमारे लिए जो मिलता है वो यूनिट वेक्टर मिलता है। और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, तो अगर यहाँ से वेक्टर ए का हम वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर दिस। तो इसी तरह से ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स जो हमारे होते हैं, वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्स के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। जो एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हो, वाई एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हो और जेड एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लेते हैं, उसे ट्रायड ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। कहने का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टू द एक्स एक्सिस, इसे हम आई बोलते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग टू द वाई एक्सिस, इसे हम जे कहते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग टू द जेड एक्सिस हम कहते हैं के। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई, यूनिट वेक्टर अलोंग जे वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हमारे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। अब भाई यूनिट वेक्टर्स का हमें इनकी नीड क्यों है? देखिए, किसी जो हम साइंस पढ़ते हैं बगैर नीड के तो साइंस हम पढ़ते नहीं हैं। तो जहाँ पर हमें मान लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी नीड होगी तभी तो हम इसका स्टडी करेंगे, अदरवाइज साइंस में किसी भी फालतू चीज़ का हम स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या बायोलॉजी हुआ। ओके, तो देखिए यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis are called orthogonal triad of unit vectors। इनकी हमें ज़रूरत क्यों हुई? अगर मान लीजिए कोई बॉडी, नीड क्या है इनकी, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बॉडी किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। और मैंने यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया तो मेरा परम कर्तव्य ये बनता है कि मैं इसकी डायरेक्शन भी शो करूँ। अगर मैंने यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब किस डायरेक्शन होगी तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इतना मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या वेलोसिटी किसी बॉडी की है 5 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इससे बचने के लिए, ठीक है ना, इतना सब कुछ लिखने से बचने के लिए हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जनरली जो हम स्टडी अपने चारों तरफ करते हैं वो हमारे 3 डायमेंशनल बॉडीज़ का स्टडी करते हैं।
थ्री डायमेंशनल बॉडीज आप जानते ही हैं, जो हमारे सॉलिड बॉडीज़ होते हैं, दीज आर द थ्री डायमेंशनल बॉडीज़, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे अलॉन्ग लेंगे। अगर मान लीजिए किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट डायरेक्शन, अब ईस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वो किसी न किसी एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अगर किसी न किसी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, अगर उस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो उस एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाती होगी। मान लीजिए किसी एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर जा रही है, ठीक है, या वाई एक्सिस पे 50 डिग्री पर जा रही है, या जेड एक्सिस से 30 डिग्री पर जा रही है। तो जितने भी मोशंस हमारे होते हैं, नेचुरल जो भी मोशंस हमारे हैं, वो हमारे सबके सब 3D या 2D में होते हैं, या 1D, 3D, 2D और 1D में हमारे जो मोशन होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी जा रही 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन में, अगर हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस से, अगर नहीं है तो वो किसी ना किसी एंगल पे जाती होगी। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के बजाय यहाँ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा हमारे लिए टफ होगा, तो उसको इजी बनाने के लिए हमने एक्स एक्स के अलॉन्ग, वाई एक्स के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या डिज़ाइन किए, यूनिट वेक्टर को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब हमें पता लग जाएगा अगर कोई बॉडी एक्स एक्स के अलॉन्ग जाती होगी तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट ना लिख के, अगर मान लीजिए एक्स एक्स के अलॉन्ग जाए तो यहाँ पर वेस्ट ना लिख के, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर आई, 5 मीटर पर सेकेंड यूनिट वेक्टर आई। तो हमें पता लग गया यहाँ से कि जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो वो सब लिखने बचने के लिए हमने यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर को हम एक्सिस पर लेते हैं उन्हीं को हम ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। the vectors, the unit vectors, the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. The unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Z-axis are called orthogonal, triad of unit vectors, orthogonal triad of unit vectors और बेस वेक्टर्स, ठीक, और बेस, और हम इन्हें कौन से वेक्टर्स बोलते हैं, बेस वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। तो एक्स एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, आई, ठीक है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो गया, जी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस कि अब ये जरूरी नहीं है माइनस एक्स एक्सिस पर भी हो सकते हैं, माइनस वाई एक्सिस पर भी हो सकते हैं, माइनस जेड एक्सिस पर भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा आता है माइनस आई, तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के मीन्स यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। और अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग जो है आपका, किसी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई। और हाँ, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी और पढ़ लें आप, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। भाई आप जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, और मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ J। और आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ओके, ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर्स का क्या होता है 1, इसको भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राई यूनिट वेक्टर्स, कर लिया नोट, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन representation of orthogonal triad of unit vectors। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्राइड 3। अगर 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमारे नेचर में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एक दूसरे कितने का एंगल बनाते हैं 90 90 एंड 90 90 90 का एंगल बनाते हैं। इस तरह मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इससे 90 पे यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा जेड एक्सिस होगा। मतलब एक दूसरे कितने एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। इस तरह से देखिए ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों क्या हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ऑर्थोगोनल मीन्स होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस ट्राइड का मतलब 3 ऐसे वेक्टर्स जो म्यूचुअली 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब 3 वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, वो भाई हमारे नेचर में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। नेचर में जो हम यूज करते हैं 3D और 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए, वो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे कैसे होते हैं परपेंडिकुलर। तो उन्हीं वेक्टर्स का हम यहाँ पर चुनाव करते हैं। ऑर्थोगोनल मीन्स जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर्स को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लिया। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, किसी ऑर्थोगोनल ट्राइड ऑफ यूनिट वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करेंगे, तो उसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, और समझने की कोशिश इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी 3D बॉडी है, कैसी बॉडी 3D। ओके, तो यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज, ये जो होगा हमारा दिस इज वाई एक्सिस and this is z axis, clear? This is the origin, this is x axis, this is y axis and this is z axis, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखिए कोई वेक्टर हमारे पास है, कोई वेक्टर हमारे पास ए, वेक्टर हमारे पास क्या है, ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए, और इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व कर, इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओ, और रीजन इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसका हेड कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसके हेड पर हम पहुँचना चाहते हैं, तो हेड पर हमारा पहुँचने का तरीका क्या है, पहले हम
एक्स एक्सिस पे इतना मूव करेंगे, जिसे हम बोलेंगे, तो जैसे वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये जो वेक्टर हमारा होगा वो किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा वेक्टर होगा, ठीक है ना। अब हम नहीं सॉरी, हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, देखिए ऐसे नहीं, ये हमारा वेक्टर ए है, तो हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, तो देखिए एक्स एक्स के अलोंग हमें कितना चलना पड़ेगा, एक्स एक्स के अलोंग हमें यहाँ तक चलना पड़ेगा, तो एक्स एक्स के अलोंग हमें कितना चलना पड़ेगा, ओरिजिन से यहाँ तक, तो दिस इज ए एक्स, वेक्टर ए एक्स। अब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें ये डिस्टेंस किसके अलोंग कवर करनी पड़ेगी, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अब ये जो है यहाँ पर पहुँचे भाई, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक, और ओरिजिन से फिर कहाँ जाएंगे, ऊपर यहाँ तक। अब यहाँ से जो चलेंगे हम यहाँ तक, तभी तो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो दिस इज ए एक्स, ए वाई, और ये क्या हो जाएगा, ए जेड। क्लियर है ना। अब हमें इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करना है, तो एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, आई। एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। तो एक्स एक्स में अलोंग यूनिट वेक्टर, अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है एक्स एक्स के अलोंग, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एक्स इक्वल टू यूनिट वेक्टर हमें एक्स एक्स के अलोंग चाहिए। अब यूनिट वेक्टर है ए एक्स के अलोंग क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपको मालूम आई होता है। एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। तो अब एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हम निकालेंगे, तो वेक्टर कितना वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर एक्स एक्स के अलोंग, और इसका मॉड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया बेटा, हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वेक्टर और मैग्नीट्यूड, इसको हटाएंगे तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, आई इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू, हाँ इसको यहीं पर लिख देते हैं, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर ए एक्स अपॉन इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, ए एक्स, ओके। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। भाई जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए एक्स इक्वल टू जो हमारा आएगा वो हमारा कितना आएगा, वेक्टर ए एक्स इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई इंटू ए एक्स। क्लियर हो गया भाई। ए एक्स पहले लिख लेते हैं, ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर आई। तो वेक्टर इक्वल टू, अगर इस वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू आई। क्लियर। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लास 12th में काम आएंगे, याद रखिएगा। तो इसी तरह से ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। सिमिलरली ए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए वाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। एक्स एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। और जेड एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के, आई जे के। तो यहाँ पर आ जाएगा ए वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई क्या हो जाएगा, ओनली ए वाई और इंटू यूनिट वेक्टर जे। क्योंकि ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इसके, ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना। इधर यहाँ से यहाँ तक हम जेड एक्सिस के अलोंग चलते हैं,
यहाँ से यहाँ तक वाई एक्स के अलॉन्ग जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्स के अलॉन्ग जा ही रहे हैं। एंड ए जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए जेड, वेक्टर ए जेड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जेड इंटू के। तो समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू भाई रिजल्टेंट यहाँ पर क्या होगा, ए, रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है, ए रिजॉल्व हुआ ए एक्स ए वाई और ए जेड में। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड। ओके, तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स आई, वाई एक्स का वैल्यू क्या है, ए एक्स आई। इसी तरह से ए वाई का वैल्यू क्या है, ए वाई, समझ रहे हैं आप, ए वाई से। इसी तरह से ए जेड का वैल्यू क्या है, ए जेड ए जेड के। तो हम किसी वेक्टर का इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन 3D। इन 3D 2D की फॉर्म में भी ऐसे वेक्टर मान लीजिए जैसे वेक्टर ए और एक किसके अलॉन्ग, एक्स एक्स के अलॉन्ग, वाई एक्स के अलॉन्ग, तो 2D की फॉर्म में भी कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्लियर। और कोई डाउट्स है तो पर्सनल नंबर, कोई डाउट हो तो पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू।